जो आपने रिसेंट प्रोटेस्ट देखे थे, जो अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से शुरू हुए थे, वो अब एरिजोना, टेक्सास, न्यूयॉर्क और यहाँ तक कि फ्लोरिडा तक पहुंचे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी फ्रॉम डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ रहा है। Day 4 of protests in downtown Los Angeles. Day 4 of fury at Donald Trump's immigration sweeps. Shame on you, protesters, shouted police. And then the mayhem begins. Rubber bullets fired by officers, the crowd fleeing in all directions. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी, इलीगल इमिग्रेंट्स है ना अमेरिका के अंदर, तो हम उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश में जब ये स्टूडेंट्स के राइट्स निकल आए थे, तो जो शेख हसीना वाली थी, उन्होंने उनको क्या कहा था? उन्होंने उनको ट्रेटर्स, रज़ाकार कहा करते वर्ड से पुकारा था। They spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do as a common thing. They get up to them this far away and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. जो अमेरिकन मुआशरा है वो इस चीज़ का आदी नहीं था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको अब ये पहली दफा जो वो मेडिसिन जो बाकी पूरी दुनिया को देते थे ना, तो अब उन्होंने अब घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। We talked for almost 20 minutes and this issue never came up. I kept trying to talk about LA, you want to talk about all these other issues. We had a very decent conversation. When was this? This was late Friday night, about 1:30 plus his time. After the protest had started? After the protest, and he never once brought up the National Guard. He's a stone cold liar. He said he did. Stone cold liar. अमेरिका उसी राह पर चल पड़ा कि जहाँ कभी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि इंटरनल प्रेशर की वजह से टूट-फूट का शिकार हो गया। We need to stop the raids. This should not be happening in our city. It is not warranted, and the only thing it does is contribute to chaos. This is the chaos she's talking about. Hundreds of police trying to quell localized protests, dodging missiles that could kill, arresting those who get too close. पहली दफा अमेरिकन जो लोग हैं वो इस चीज़ को, इस कर्ब को, इस दुख को समझने के काबिल हुए हैं कि जब बाकी दुनिया के अंदर हम रजीम चेंज करके उनके सरों के ऊपर एक अपनी मर्जी का अथॉरिटेरियन किस्म का रजीम थोप देते हैं और वहाँ लोग निकलते हैं, तो हम अपनी टीवी स्क्रीनों के ऊपर उनको बैठ के सिर्फ अजराए मज़ा देखते हैं बैठ के, तो उसका मज़ा कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली नकी, वेलकम टू एएन व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, जो आपने रिसेंट प्रोटेस्ट देखे थे, जो अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस से शुरू हुए थे, वो अब एरिजोना, टेक्सास, न्यूयॉर्क और यहाँ तक कि फ्लोरिडा तक पहुंचे हैं। Day 4 of protests in downtown Los Angeles. Day 4 of fury at Donald Trump's immigration sweeps. Shame on you, protesters, shouted police. And then the mayhem begins. Rubber bullets fired by officers, the crowd fleeing in all directions. तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने जाएंगे कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी फ्रॉम डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ रहा है, और इस सब सिचुएशन ने अमेरिका को एज अ नेशन कितना नुकसान पहुंचाया। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वाजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके व्यूअर्स को भी सलाम। तो वाजिद साहब, आप बताएं कि जो रिसेंट लॉस एंजल्स में जो प्रोटेस्ट थे, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के रिलेटेड थे, जिनको अमेरिकन अथॉरिटीज़ जो थी वो इलीगल इमिग्रेंट्स का पकड़ कर मुल्क से बाहर निकाल रही थी, तो इसके बारे में आप बताएं कि इसने अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको किस हद तक चैलेंज किया और नुकसान पहुंचाया। देखिए जी, पहले तो ये समझना होगा हमें कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी जो उन्होंने इवन बिफोर जो है ना ओथ, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस कर दी थी कि जो हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना अमेरिका के अंदर, तो हम उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने वो मास किस्म की जो डेपोटेशंस थी ना, उसका अमल जब शुरू किया, तो ये बढ़ते बढ़ते उसमें ये चीज़ इस तरह से हुई है कि इसमें कुछ इस किस्म के लोग भी डिपोर्ट हो जाते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि किसी के मजहबी नज़रियात की वजह से उसको डिपोर्ट कर दिया। अब कोई फैमिली का हेड है, अगर उसके 5-6-4 बच्चे हैं वहाँ पे, तो उस फैमिली के उसको फादर को डिपोर्ट कर दिया, तो वो यानी कि एक फैमिली को आपने अपार्ट कर दिया। 9 साल के बच्चे को आपने डिपोर्ट कर दिया। This is what sparked it all. Agents from ICE, that is the Immigration and Customs Enforcement Agency, scooping up undocumented migrants over recent days. In many cases, not violent criminals, but day labourers. Families being ripped apart by an immigration policy hitting what is the country's most liberal, progressive state with an enormous migrant population. फिर इस तरह से आप ये देखें कि वहाँ पे 95% जो लेबर है ना, वो तो इमिग्रेंट्स से। तो अब जब इस किस्म की आप डिपोटेशन शुरू कर देंगे तो वो लेबर का क्राइसिस आ जाएगा, लोगों को वर्कर्स ही नहीं मिलेंगे। देखें, तो उस वजह से अब वो प्रोटेस्ट पहले तो कैलिफोर्निया से शुरू हुए, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जो कैलिफोर्निया है वो डेमोक्रेट की स्टेट है, वो रिपब्लिकन स्टेट नहीं है, ठीक है। और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है ना, गेविन न्यूसम, उनको भी देखें, उनका एक जो क्लैश आ रहा है ना इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ, वो भी एक्चुअली यही है कि वो इनकी पार्टी के नहीं है, ठीक है। और वो उस स्टेट से इस चीज़ का शुरू होना, इस चीज़ का अंदिया है कि आप एक ब्रूटल किस्म की फोर्स अब यूज़ कर रहे हैं उस स्टेट के ऊपर जिस स्टेट की को से बेसिकली आपको वोट नहीं मिला हुआ।
तो आप इसका मतलब है जो इनके सिस्टम के अंदर मौजूद फॉल्ट लाइंस हैं उसको और गहरा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लें पहले कि ये प्रोटेस्ट हैं क्या। फिर उसके बाद लॉस एंजलिस के शहर से ये जो शुरू होने वाले जो प्रोटेस्ट हैं, इन्होंने इससे इनकी को डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। अमेरिकन डेमोक्रेसी मतलब एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, बट उसने जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी फॉल्ट लाइंस को बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया है। इसके बुनियादी जो कंपोनेंट्स हैं ना उनकी डेमोक्रेसी के, उसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है। तो अब फ्रीडम ऑफ असेंबली तो उस वक्त ही होती है ना कि अगर आपको किसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, आपको उससे मुतफिक नहीं है, तो आप पूरा मन एहतजाज कर सकते हैं। अब जब कोई एहतजाज कर रहा है तो उसके ऊपर आप फोर्स यूज़ करें, ठीक है। अगर गवर्नर फोर्स यूज़ नहीं कर रहा तो उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप इनके ऊपर फोर्स यूज़ करें, ठीक है जी। और फिर उसके ऊपर आप नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इस चीज़ का अंदिया है कि ये चीज़ खराब हो रही है बहुत ज़्यादा इसका, और इसको मिलिटराइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी कहेंगे हम, जो कि जितने भी अथॉरिटेरियन रजीम्स होते हैं ना वो इस तरह के काम उठाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो डिस्ट्रस्ट है उसके अंदर सोसाइटी के अंदर वो बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे मीडिया के ऊपर आवाम को ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये फेक किस्म का नैरेटिव, फेक किस्म की जो चीज़ें उसके ऊपर फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे अमेरिकन जो पब्लिक है उसका जो डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है अपने मीडिया के ऊपर। फिर जो कमज़ोर तबके हैं, देखिए इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी कमज़ोर तबके होते हैं, उनको निशाना बनाना, ठीक है। फिर एक स्टेट के गवर्नर की फेडरल गवर्नमेंट के साथ या प्रेसिडेंट के साथ एक रस्साकशी शुरू हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें फेडरेशन को कमज़ोर करती हैं। तो व्यूअर्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का परचम बुलंद करके रखता था और एक एथिक्स के बारे में पूरी दुनिया को सिखाता था, और उसके लिए वो अटैक भी करता था, उसको करना पड़ता था डिफरेंट ममालिक में जाकर। हमने सिचुएशन इससे पहले भी देखी है, जो रिसेंट बांग्लादेश में जब ये स्टूडेंट्स का राइट्स निकल आए थे, तो जो शेख हसीना वाजी थे उन्होंने उनको क्या कहा था, उन्होंने उनको ट्रेटर्स, गद्दार, रज़ाकार वर्ड से पुकारा था ना। तो इसके और जो सिमिलर सिचुएशन है, स्टीफन मिलर जो कि व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने भी जो राइट्स निकल रहे हैं इनको एक बागी और ट्रेटर्स जैसे अलकाबात से नवाजा है। स्टीफन मिलर के इस बयान के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 2000 नेशनल गार्ड्स को फौरन वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। The National Guard looking on in their riot gear, and there are more of them on the way. 4,000 in total, sent by the President over Governor Gavin Newsom's head, who he's even discussed having arrested. तो और जिन्होंने फिर हमने वीडियोस में न्यूज़ में देखा कि उन्होंने टीयर गैस और वही जो पाकिस्तान में हालात होते हैं वही जैसी ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट्स यूज़ की। तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय किया विदाउट द कंसेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने ये फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया या चैलेंज किया? देखें जी, जो यूएस कोड सेक्शन है ना टाइटल 32, उसके मुताबिक जो नेशनल गार्ड्स होते हैं ना वो उस स्टेट के जो गवर्नर है उसकी कमांड में होते हैं, तो उसकी अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होती है। ये आम केसेस में तो ये इसी तरह से होता है, बट एक जो इंस्ट्रक्शन एक्ट है 1807 का अमेरिका के अंदर, उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं ना उनके पास एक उनको अजाफी पावर्स वो दी जाती हैं कि वो किसी भी ऐसे शोरश ज़दा इलाकों के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जाए या कोई हथियारबंद दस्ता अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपने स्टेट के ख़िलाफ़ उठ के खड़ा हो जाए या बगावत हो जाए कोई, तो उसको कुचलने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो उस नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस कोड सेक्शन के टाइटल 32 के मुताबिक वो उसकी गवर्नर की कमांड में होते हैं। उसी के जो टाइटल 10 और कोड 251 to 255 के मुताबिक वो सदर के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं इसको कह सकते, बट जो नॉर्म्स होती हैं ना किसी भी मुआशरे की, ये उसकी खिलाफ वर्जी ज़रूर है, क्योंकि देखें जो गवर्नर है उनके पास वहाँ पे जो पब्लिक है उसकी सपोर्ट है, तो किसी भी पब्लिक की सपोर्ट के बगैर आप वहाँ पे आप फौज को डिप्लॉय कर दें तो ये एक इसका जो अमेरिकन फेडरेशन है, ये अमेरिकन यूनिटी है, इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वाजी साहब ये बताएंगे क्या इससे पहले जो अमेरिकन हिस्ट्री है उसमें ये काम पहले हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है। ये इससे पहले 2 दफ़ा हुआ है। एक जो प्रेसिडेंट आइजनहावर के टाइम में हुआ था 1957 में, तो स्टेट ऑफ आर्कनसास में हुआ था, तो और दूसरी दफ़ा ये प्रेसिडेंट जो जॉर्ज H.W. बुश थे उन्होंने 1992 में किया था लॉस एंजलिस के राइट्स के दौरान ही। तो ये उसके बाद ये 1-2 दफ़ा कंसीडर ज़रूर हुआ है। इवन जो ये हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, इन्होंने 2020 में जब ये इलेक्शन हार गए थे तो उस वक्त भी इन्होंने कंसीडर किया था लेकिन हो नहीं सका था।
तो ये कंसीडर जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी किसी ने इसको इन्वोक नहीं किया। तो अब ये इस दफ़ा इन्होंने ही ये पहली दफ़ा यानी उस टाइम के बाद ये इन्वोक किया। तो वाजिद साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था दे स्पिट वी हिट, They spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military. Which they do is a common thing. They get up to them this far away and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि राइट्स में जो लोग हैं वो अगर नेशनल गार्ड्स और मरीन्स पर थूकते भी हैं तो उसके जवाब में उनको लाठियाँ, रबर बुलेट्स और टीयर गैस ही मिलेगी। तो वाजिद साहब, इसके बारे में बताएं, क्या ये जो दे स्पिट वो हिट जैसे जो अल्फाज हैं, क्या ये इलेक्टेड लीडर की लैंग्वेज होनी चाहिए? ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कि उसी पब्लिक के वोट से आया हुआ है जिस पब्लिक के बारे में वो कहा जा रहा है कि जी यू स्पिट वी हिट, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने खिलाफ किसी भी किस्म के एहतजाज को आप सुनने के लिए ही तैयार नहीं है ना। तो आप इस किस्म की वायलेंट किस्म की अगर अप्रोच रखेंगे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट में और एक डिक्टेटर में, तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं रह गया। और वैसे भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, वो इस तरह की जो अहमकाना किस्म की स्टेटमेंट्स पहले भी देते रहते हैं। मैं इनको कंपेयर करता होता हूँ जिस तरह की हमारे इस खित्ते में मौजूद एक क्लोन है ना जो मोदी, वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप भी देते हैं। बहुत ही अहमकाना सोच है, जैसे इन्होंने कल उसके ईरान के अटैक के बाद दी है कि जी वो जो नेगोशिएशन है उसमें से कुछ बंदे कम हो गए। तो अब इसी तरह की अपनी पब्लिक के बारे में ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये एक इलेक्टेड लीडर की तो ये बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत सारे डिक्टेटर भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते पब्लिक के सामने आके, ठीक है। वो भी थोड़ा पब्लिक के सामने तो थोड़ा सॉफ्ट ही रहते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो इस तरह की चीज़ की कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि लोग उसकी इस बात को बर्दाश्त ही कर लें। तो आपने देखा इस बात के बाद वो प्रोटेस्ट जो है ना वो बाकी स्टेट्स में भी फैल गए हैं। तो ये उसका शाखसा है। वाजिद साहब, ये बताएं कि जो अगर सिविल डिसोबीडियंस है उसका जवाब जो है वो लाठियों से और रबर बुलेट्स और टीयर गैस से दिया जाए, क्या ये अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ एक इशारा नहीं है? देखिए जी, अथॉरिटेरियनिज्म जो होता है ना उसमें ही ये सारी चीज़ें जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल, ठीक है ना, लोगों की पकड़ धकड़, उनको उनकी मर्जी के खिलाफ जो है ना नज़रबंद कर देना, किसी को उठा के डिपोर्ट कर देना। तो ये उन जो अमेरिकन मुआशरा है वो इस चीज़ का आदी नहीं था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको अब ये पहली दफ़ा जो वो मेडिसिन जो बाकी पूरी दुनिया को देते थे ना, तो अब उन्होंने अब घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन नाउ। तो इसका ये तो एक चीज़ होगी। जो सिविल पॉपुलेशन होती है ना उसके ऊपर ब्रूटल किस्म की फोर्स यूज़ करना उसको उस एहतजाज को बिगाड़ के राइट्स बना देता है। तो ये बेसिकली जब शुरू हुए हैं तो उस वक्त राइट्स नहीं थे, वो तो उस वक्त तो प्रोटेस्ट थे ना। तो वो प्रोटेस्ट फैल के बाद में राइट्स बन जाते हैं जो कि जिसके अंदर फिर लूट मार फिर इस तरह के वायलेंस होता है उसके अंदर। तो उस सूरत में होता है जब आप किसी के ऊपर पावर का इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग किस्म की जो उसके ऊपर ताकत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर तो ये चीज़ें नहीं बिल्कुल भी पनपती। उसमें तो आपको एक्चुअली डायलॉग करना होता है, बैठ के उन लोगों की बातचीत उनके साथ, उनको किसी नेगोशिएशन पे लाना होता है, कहीं किसी कंक्लूजन पे लाना होता है कि ये लॉ है हमारे मुल्क का, तो इसको आप समझें। तो किसी डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में ये बुनियादी फ़र्क होता है। तो अगर आप ये समझें कि ये आपने बुनियादी फ़र्क ही हटा दिया कि लोग अपनी मर्जी से, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना फ्रीडम ऑफ असेंबली है, तो फिर वो डेमोक्रेसी किस चीज़ की है? फिर तो मजाक बना दिया ना आपने डेमोक्रेसी को। तो अब आप एक चीज़ को समझें कि ये पहली दफ़ा अमेरिकन जो लोग हैं वो इस चीज़ को, इस कर्ब को, इस दुख को समझने के काबिल हुए हैं कि जब बाकी दुनिया के अंदर हम रजीम चेंज करके उनके सरों के ऊपर एक अपनी मर्जी का अथॉरिटेरियन किस्म का रजीम थोप देते हैं और वहाँ लोग निकलते हैं, तो हम अपनी टीवी स्क्रीनों के ऊपर उनको बैठ के सिर्फ आजराए मज़ा देखते हैं बैठ के, तो उसका मज़ा कैसा होता है। तो व्यूअर्स, इससे रिलेटेड जो कैलिफोर्निया की जो स्टेट है उसके जो गवर्नर गेविन न्यूसम है उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप है वो नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट करके जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। Donald Trump is inflaming these conditions. और उन्होंने कहा था जो ट्रंप है ही इज अ लायर लाइक अ कोल्ड स्टोन। और उन्होंने मजीद कहा कि जब ये सब सिचुएशन और ड्राइट्स निकल रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी टेलीफोनिक एक रब्ता हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सब गुफ्तगू हुई थी लेकिन नेशनल गार्ड्स को वहाँ पे तैनात करने के हवाले से कोई बातचीत नहीं की थी। Oh, well, we talked for almost 20 minutes, and this issue never came up. I kept trying to talk about LA. You want to talk about all these other issues? We had a very decent conversation. When was this? This was late Friday night, about 1:30 plus his time. After the protest had started? After the protest, and he never once brought up the National Guard. He's a stone cold liar. He said he did. Stone cold. तो वाली साहब, आप ये समझते हैं कि अमेरिका उसी राह पर चल पड़ा है कि जहाँ कभी USSR यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि इंटरनल प्रेशर की वजह से टूट-फूट का शिकार हो गया?
देखिए जी, जो यूएसएसआर और यूएसए की सिचुएशन को थोड़ा सा मुश्किल है इसको कंपेयर करना आपस में, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो डेमोक्रेसी नहीं थी। यूएसए स्टिल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, उसके अंदर जो जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक इलेक्टेड जो लोगों का नुमाइंदा है उसके थ्रू हो रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, अब कुछ चीज़ों में ममासलत ज़रूर है, इसके जो डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर था और जो इस वक्त की अमेरिका की सिचुएशन है उसमें 3-4 चीज़ें आप देखें बुनियादी जो हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है जो मुआशरे की, ठीक है, और जो डिस्ट्रस्ट इस वक्त पैदा हो गया हुआ है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ या मीडिया के खिलाफ लोगों के अंदर वो मौजूद है। जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है जिस तरह से यूएसएसआर के अंदर थी उस वक्त, वो भी अमेरिका के अंदर देखी जा रही है। इसी तरह इंटरनल डिवीजन है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन जिस तरह से यूएसएसआर के अंदर पैदा हो गई हुई थी ना, तो वो अब पैदा हो गई है। चौथी चीज़ है वो ये है कि जो इंपीरियल ओवर स्ट्रेच है ना ग्लोबल, कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को कायम किस तरह से रखना है, वो उसमें डेफिनेटली पैसा लगता है तो लोगों से टैक्स इकट्ठा करना है, तो उसका बर्डन इवेंचुअली तो लोगों के ऊपर पड़ रहा है ना। तो उस चीज़ का ये शाखसाना है कि देखें अब जो अमेरिकन पब्लिक है ना, वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है उन्होंने। और जब वो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की है, एक मिसाल है, शुरू तो ये इमिग्रेशन से जो क्रैकडाउन था इमिग्रेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर शुरू हुई, लेकिन अब इसमें वन बाय वन आप ये चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी इस प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ है ना, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनको नापसंद करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत इस बारे में गालिब एक इम्कान है कि हो सकता है इनके टाइम से पहले इम्पीचमेंट कर दी जाए। जो लॉस एंजलिस की मेयर हैं कैरन बॉस, उन्होंने भी प्रेस को एड्रेस करते हुए कहा कि ओनली डोनाल्ड ट्रंप इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस कंडीशन। We need to stop the raids. This should not be happening in our city. It is not warranted, and the only thing it does is contribute to chaos. This is the chaos she's talking about. Hundreds of police trying to quell localized protests, dodging missiles that could kill, arresting those who get too close. और उन्होंने कहा कि जब आप वर्क स्पेस बिल्डिंग्स पर अटैक करेंगे और पेरेंट्स को उनके बच्चों से जुदा करेंगे, तो ये सब कुछ तो आम चीज़ें जो आपको नजर आएंगी। और जो लॉस एंजलिस के पुलिस चीफ हैं जिम मैकडोनल्ड, उन्होंने भी इससे रिलेटेड कहा कि द सिचुएशन इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। वाजिद साहब, ये जो बेसिकली सिचुएशन हो रही है यहाँ पर सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड मामला नहीं है, ये अब एक पॉलिटिक्स भी इसमें दाखिल हो चुकी है। जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स हैं उनके दरमियान में ये क्लैश शुरू हो गया। तो आप इसके बारे में बताएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स हैं उसके दरमियान में क्लैश से क्या अमेरिकन यूनिटी जो है उसको खतरा लाग नहीं है? देखिए, जो यूनिटी है उसको बिल्कुल ख़तरा है इससे, लेकिन क्योंकि अमेरिका फेडरेशन है, कन्फेडरेशन नहीं है, तो उस तरह से वो जिस तरह से लोग एकदम सोचना ये शुरू कर देते हैं कि शायद कुछ स्टेट्स के अंदर थोड़े शोरश होने से या कुछ इस तरह से मुजाहरे होने से कोई अमेरिका टूट जाएगा, वो चीज़ अभी दूर है, ठीक है। हाँ, एक ये ज़रूर है कि देखें, अगर एक स्टेट का जो गवर्नर है वो आमने सामने आ जाए एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और फिर उस स्टेट के, और स्टेट भी ये देखें कि आप जब ब्लू एंड रेड स्टेट्स का आपस में ये चीज़ शुरू हो जाए, तो उस स्टेट के जो लोग होंगे ना, क्योंकि उन्होंने उस जो गवर्नमेंट बैठी है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें उस जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ उसको उन्होंने वोट नहीं दिए हुए, इट मीन्स वो स्टेट पहले से ही उनके अगेंस्ट है। तो उसके जो लोग होंगे ना वो अपने आप को अलाइन करेंगे जो गवर्नर है उनके साथ। तो इसका मतलब है इसी तरह से जितनी भी फिर आगे उसी जो इनकी डेमोक्रेट की जो स्टेट्स होंगी वो उनके अंदर ये चीज़ और बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फिर इस चीज़ को आप ये यूनिटी, बिल्कुल इसमें यूनिटी को नुकसान भी होता है। और फिर आगे आप कुछ इस किस्म की रेटोरिक भी सुनेंगे जैसे कैलेक्सिट है या टेक्सिट है, यानी कि जिस तरह से हम कभी एक वक्त में ब्रेक्जिट कहा करते थे ना कि बरतानिया उससे यूरोपीय यूनियन से बाहर आ रहा है तो उसको ब्रेक्जिट कहते हैं। तो इस तरह के रेटोरिक्स जो है ना, कैलेक्सिट या टेक्सिट, वो भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। फिर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो कैलिफोर्निया है, क्योंकि इसका बॉर्डर है उसको मैक्सिको के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मैक्सिकन लोग हैं तो वहाँ पे रहते हैं जो, तो आपने इस प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि लोगों ने मैक्सिको के जो फ्लैग्स हैं वो पकड़े हुए हैं, तो जिस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो अमेरिकन यूनिटी है या जो उनके सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है वो लोगों का ख़त्म हो रहा है, स्पेशली उन स्टेट्स के अंदर जहाँ से इनको वोट नहीं मिला हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये बेशक ये जीते हुए भी हैं बाकी स्टेट से, लेकिन वो अगर इस तरह से कुछ स्टेट्स भी हुई
ठीक है ना, जो जिनके अंदर ये शोरश जारी रही, ये लंबा खिंच गई, अगर क्लैश चलते रहे तो फिर ये होगा कि उसका इवेंचुअली जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचेगा और इनकी यूनिटी को नुकसान पहुंचेगा। और जो वाजिद साहब ने जैसे जिक्र किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसे सटपटाई वाली स्टेटमेंट्स देने के माहिर हैं। अभी उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा था कि पुलिस चीफ ऑफ लॉस एंजलिस जिम मैकडोनल्ड है, ही हैज़ टू स्टॉप दीज राइट्स एनीवे, ही हैज़ टू मेक any kind of strategy to stop these kind of rights। और उन्होंने कहा कि we are going to make United States of America again the great country। तो उसके फॉलोड बाय एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी थी कि डोंट लेट दीज ठग्स रन अवे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वाजिद साहब, इससे उनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। और जो FBI है वाजिद साहब, उन्होंने जो स्टोन थ्रोअर्स हैं और उन्होंने जो पुलिस व्हीकल्स पे जो स्टोन पत्थर फेंक रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन लीक करने पे $50,000 रिवॉर्ड का ऐलान किया। तो मतलब इस हद तक सिचुएशन वहाँ पे बिगड़ चुकी है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा कि पेंटागन इज रेडी फॉर सेंडिंग 700 inactive Marines to the Los Angeles। 700 Marines are being sent too. मतलब अब ये मरीन्स लेवल की फौज जो है वो अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? तो वाजिद साहब इसके बारे में बताएं, क्या जो 1807 का जो इंसरेक्शन एक्ट है वो अभी भी वैलिड है कि वो ऑब्सोलीट हो चुका है? नहीं जी, ऑब्सोलीट तो नहीं हुआ, बिल्कुल रेलेवेंट है। वो एक फंक्शनिंग एक्ट है, मौजूद है, जो कि अभी आपने देखा भी है उसका मुजाहरा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको इन्वोक भी किया है। तो उसके तहत ही ये बेसिकली सारी कार्रवाई हो रही है ना, जो नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। तो इसका ये मतलब है कि वो मौजूद तो है, रेलेवेंट तो है। हाँ, अगर हम उसको ये कहें कि जो वो इस वजह से इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि वहाँ पे कौन सा कोई इस वक्त अमेरिका के अंदर कौन सा कोई बगावत हो रही है, या वहाँ पे कौन सा कोई ऐसा कोई ग्रोह खड़ा हो गया जिनके पास हथियार है जो अपनी स्टेट से लड़ना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह की कोई इंसर्जेंसी तो नहीं हो रही। तो वो तो आम पब्लिक है जो प्रोटेस्ट के लिए आई है, उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में ये जो एक्ट था ये इन्वोक ही नहीं होना चाहिए था, इसको अमल में ही नहीं लाना चाहिए था। हाँ, तो ये इंतहाई वैसे तो देखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कोई अहमकाना किस्म का फैसला है कि नेशनल गार्ड्स को आप मतलब आम प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर तैनात कर दें, फिर ब्रूटल किस्म की फोर्स यूज करें, मरीन्स को भेजें। हाँ, उसके बाद मरीन्स आपने लाइन अप रखे हुए हैं कि इनको हम किसी भी वक्त उतार देंगे। वहाँ कौन सी कोई जंग चल रही है, वहाँ कौन सा लोग टैंक लेके आए हुए हैं सड़कों के ऊपर। तो ये इंतहाई मायूस कुन है। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो अपने लिए खुद गड़ा पे गड़ा खोदी जा रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें उन्होंने इवेंचुअली गिरना है। तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनको पता है कि हमने इनको ले जाके किस खड्डे के अंदर गिराना है। तो वो उनको कोई भी उनको भी इस वक्त नहीं बता रहा कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, इस तरह से ना करें। वो सब उनको इस चीज़ के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो एलन मस्क है ना, वो बहुत मतलब कि स्मार्ट आदमी है, वो बड़े टाइमली बाहर आ गए हैं इस चीज़ से। उनको पता था कि ये आगे कहाँ किस जगह जानी है ये चीज़। तो हाँ, जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इंसरेक्शन एक्ट बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक्ट जो है 1807 में बना था, जो जिसके तहत जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना उनके पास एक इजाफी पावर हो जाती है कि वो नेशनल गार्ड्स को या मिलिट्री को किसी भी जगह पे अपने मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, गिवन द सर्कमस्टांसेस, अगर वहाँ पे कोई बगावत है उसको कुचलने के लिए, या वहाँ पे कोई जो हथियारबंद ग्रोह है जो अपने मुल्क की अपनी स्टेट के खिलाफ उठ के खड़ा हो गया है, या कोई इस किस्म की जो मतलब रेबिलियन हो रही है, या कोई लॉ इन्फोर्समेंट के रास्ते में कोई रुकावट है, मतलब कोई लॉ है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है, लोग वहाँ पे उसके खिलाफ आ गए हैं, तो उसको जो है ना कुचलने के लिए या उसको मतलब सप्रेस करने के लिए, तो ये जो एक्ट है ये एक इजाफी उसको ताकत देता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्यूअर्स, इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं जो गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया गेविन न्यूसम, लॉस एंजलिस की जो मेयर हैं कैरन बस, और जो पुलिस चीफ ऑफ लॉस एंजलिस हैं जिम मैकडोनल्ड, वो एक साइड पर हैं, और जो पूरा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट वो दूसरी तरफ है। तो ये रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स है, तो हमें साफ साफ इससे सारी सिचुएशन से दिखाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे रिलेटेड एक और जगह कहा था कि हम सिर्फ लॉस एंजलिस क्यों, हम हर जगह, मतलब हर शहर और हर स्टेट में हम फौज या मरीन्स और या नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करते हैं। He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. वाजिद साहब, आप इसके बारे में बताएं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो तो बेसिकली अपने जो इमिग्रेंट्स थे उनकी वजह से उसको चार्म मिलता था इतना ज़्यादा कि यहाँ पे पूरी दुनिया से जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो उनको इकट्ठा करते थे, और एक लाइक कलरफुल स्पेस थी
जहाँ पे सब काम कर सकते थे, इसी ने अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बना दिया था। तो एकदम से इन इमिग्रेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट कहना और इनको मुल्क से निकालना, क्या ये अमेरिकन जो ग्लोबल इमेज है, क्योंकि यूरोप में तो काफ़ी ममालिक इस बारे में इसको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि अमेरिका में इमिग्रेंट से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है। तो आप बताएं कि इससे जो अमेरिकन ग्लोबल इमेज है और उसको क्या, और जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको क्या नुकसान पहुंचेगा? देखिए जी, अगर तो ये प्रोटेस्ट जो है ना ये ना रुके, ये जारी रहे, और बाकी स्टेट्स में जिस तरह से अभी आप खुद बता रहे हैं कि ये फ्लोरिडा में, एरिजोना में, ठीक है ना, और उसमें टेक्सास में, फिर न्यूयॉर्क तक आ गए हैं, तो ये अब अगर और बाकी स्टेट्स में भी फैल गए और ये जारी रहे और ये लंबा खिंच गए ये प्रोटेस्ट, तो इसका जो ग्लोबल इमेज है ना अमेरिका का, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ आपने पहले भी देखी होगी, जिस वक्त इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू की थी चाइना के साथ, तो उस ट्रेड वॉर से भी इनको रिट्रीट करना पड़ा, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो वो एक पहला तमाचा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ऑफिस में आने से पहले कहा था कि यूक्रेन की जो जंग है मैं अपने ऑफिस में आने से पहले खत्म करवा दूंगा। तो वो ऑफिस में आए भी, अभी देख ले आपको इनको कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। वो भी नहीं ये रुकवा सके, बल्कि वो और बिगड़ गई, वो दूसरा तमाचा। फिर अगर इन्होंने ये टॉक मीडिएट कर रहे थे इजराइल की, ठीक है, तो वो टॉक्स अभी चल रही हैं, अभी उसके दौरान इजराइल का उसके ईरान के ऊपर अटैक कर देना, ये भी एक और तमाचा। और फिर जो गजा के अंदर जो सीज फायर चल रहा था उसको वायलेट कर देना इजराइल का, ठीक है जी। तो ये एक और तमाचा इनके मुंह पे। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो अमेरिकन ग्लोबल पावर थी ना, वो डिक्लाइन का शिकार है। वो अब बुरे तरीके से एक जो है ना, उसमें आप समझिए कि नोज डिप आया है, नीचे की तरफ जा रही है वो। और इसने अगर इसी स्पीड से ही जाती रही तो दुनिया के अंदर अमेरिका एक ऐसा मुल्क की तस्वीर बनेगी कि जो डोमेस्टिकली बहुत सारे जिसको चैलेंजेस का सामना है, जो पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री है, तो आप दुनिया जो इसको एक मॉडल के उसमें देखती थी कि जी ये फंक्शनल डेमोक्रेसी है और दुनिया की वाहद सुपर पावर है, तो वो इमेज तो इसका तार तार हो जाएगा। और वो बिल्कुल अब तो होता नजर आ रहा है, हमें अपनी आंखों के सामने ये होता नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये तो एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। इस तरह से अमेरिका एक जो वर्ल्ड ग्लोबल सुपर पावर और जो सोल सुपर पावर था, अब उसका वो भी स्टेटस नहीं रहा। अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो उभर रही है। और ये मेरे ख्याल से इसी फ्रस्ट्रेशन के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये सब स्टेप्स लेने पे मजबूर हो गए। और जो डोनाल्ड ट्रंप पे एक अटैक हुआ था, तो उस अटैक के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि गॉड हैज़ गिवन मी अ न्यू लाइफ। तो मेरा तो यही ख्याल है कि गॉड ने डोनाल्ड ट्रंप को एक न्यू लाइफ अमेरिका को बर्बाद करने के लिए दी है। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन है, हम इसकी हर एक पहलू पर नज़र रखेंगे और इसको डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। तो जो जैसे कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती है हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।